चाचा चौधरी और राका का तूफान। शहर के बाहर पत्थर तोड़ने का काम चल रहा था। सतिया, जल्दी हाथ चला। शाम होने तक अगर यह चट्टान ना टूटी तो ठेकेदार पैसे नहीं देगा। तभी ऊपर पहाड़ी से एक बड़ी चट्टान लुढ़कती है। घीसू, बचो! और वो चट्टान घीसू के ऊपर आ गिरती है। ओह! पास के ही हाईवे पर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, भोजन का वक्त हो गया है। बस साबू, घर पहुंचकर हम पराठे और दही खाएंगे। तभी चाचा चौधरी के कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज पड़ती है। बचाओ! किसी की पुकार। चाचा चौधरी और साबू आवाज की दिशा में बढ़ जाते हैं। साबू, आओ। घटना स्थल पर। बचाओ! साबू, उसे बचाना है। साबू घीसू के पास पहुंचता है। धीरज रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। साबू अपनी मांसपेशियों की ताकत को जुटाता है और चट्टान को उसके ऊपर से हटा देता है। दोस्त, जाओ। आपने मेरी जान बचाई। मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगा। अपनी खरोंचों पर हल्दी लगाओ और गर्म दूध पियो। अपना काम करके चाचा चौधरी और साबू वहां से रवाना हो जाते हैं। चाचा जी, मुझे अपने घर से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। साबू, इसका मतलब तुम्हारी चाची तंदूर में खाना पका रही है। कुछ दूर पर शहर के संकरे बाजार में एक कार आकर पुराने से मकान के आगे खड़ी हुई। मकान के अंदर डाकू धमाका सिंह। गज्जो, ये किस डबल रोटी को पकड़ लाए? धमाका सिंह, ये जापान के ऑटोबुका हैं। तुमने चाचा चौधरी को जमीन चटाने के लिए मदद मांगी थी ना? ऑटोबुका उपयुक्त आदमी है। जब राका जैसा डाकू चाचा चौधरी के सामने ना टिक सका तो यह जापानी कद्दू उसका क्या बिगाड़ सकेगा? तभी ऑटोबुका घंटी बजाता है। वह घंटी क्यों बजा रहा है? ऑटोबुका बोलते नहीं, वह घंटी बजाकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। घंटी बजाकर उन्होंने पूछा, राका क्या बला है? राका एक खूंखार डाकू था। उस पर गजब ये कि उसने वैधराज चक्रमाचार्य का अद्भुत अर्क पी रखा था, जिसके कारण वह मर नहीं सकता था। राका जिधर जाता वहां त्राही त्राही मच जाती। लोग दहशत से इधर उधर भागते। चाचा चौधरी और साबू ने निर्दयी डाकू को ललकारा और लड़ाई हुई। ऑटोबुका एक बार फिर घंटी बजाता है। जापानी मेहमान पूछ रहे हैं, लड़ाई का परिणाम क्या रहा? साबू राका को जान से मार तो नहीं सकता था, लेकिन उसने उसे आसमान के बवंडर में फेंक दिया। तब से राका जिंदा तो है, मगर बवंडर में बंद आसमान में घूम रहा है। वह कह रहे हैं कि यह इसलिए हुआ क्योंकि राका में चतुराई नहीं थी। युद्ध में दिमाग का भी महत्व है। लो, तुम्हारा मेहमान तुम्हें एक मिनी टीवी दे रहा है। जापान इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों के लिए मशहूर है। मेरा मजाक उड़ाते हो? मैंने दुश्मन के साथ लड़ना है, उसको चित्रहार नहीं दिखाना। मुझे हथियार चाहिए। ऑटोबुका वहां से चला जाता है। ऑटोबुका नाराज होकर चले गए। उसे कहो कि अपना खिलौना भी लेते जाए। धमाका सिंह, मेहमान को इस तरह बेइज्जत करना अच्छा नहीं, उसे वापस ले आओ। धमाका सिंह घर से बाहर आता है। देखिए, मेरा मतलब आपकी तौहीन करना नहीं था। आइए, अंदर चलिए। धमाका सिंह के बाहर आते ही ऑटोबुका टीवी रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है और एक जोरदार धमाके के साथ मकान के चीथड़े उड़ जाते हैं। देखा, जापान की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का कमाल। वह टीवी दरअसल एक
पावरफुल बम था। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी क्षमता पे शक किया। मुझे ऐसे ही हथियार की जरूरत थी। ऑटो बुका एक दूसरा टीवी धमाका सिंह की ओर बढ़ाता है। वह एक दूसरा मिनी टीवी तुम्हें दे रहे हैं, जाकर इसे चाचा चौधरी को बतौर तोहफा दे दो। धमाका सिंह टीवी लेकर चल देता है। सचमुच ऑटो बुका की बुद्धि की दाद देनी चाहिए। उम्मीद है चाचा चौधरी घर पर ही मिलेगा। चाचा चौधरी के घर पर। धमाका सिंह, तुम यहाँ कैसे? क्या कोई नई जालसाजी चलने का इरादा है? साबू, तुम्हारा दिमाग हमेशा बुराई सोचता है। मैं यह जापानी टीवी सेट देने आया हूँ। चौधरी, मैं आपके लिए मनोरंजन का साधन जुटा कर लाया हूँ। यह कलर मिनी टीवी लीजिए, इसका रिमोट कंट्रोल। इससे दूर बैठे ही इच्छा अनुसार टीवी चलाया जा सकता है। यह सेट मेरी तरफ से आपको तोहफा है। अब आप घर में बोर नहीं होंगे। इतना कहकर धमाका सिंह वहीं टीवी रख देता है। चाचा चौधरी, धन्यवाद धमाका सिंह, मगर मैं मुफ्त में कोई चीज नहीं लेता। ये मेरा उसूल है। इलेक्ट्रॉनिक्स के इस हीरे को ठुकराइए मत। बाहर आइए, मैं आपको बताऊं कि इस रिमोट कंट्रोल को कितनी दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है। घर के बाहर। चौधरी, वो टीवी एक पावरफुल बम है। अगर मैं यहां से बटन दबाऊं तो घर के अंदर तुम्हारी पत्नी और कुत्ता रॉकेट दोनों मर जाएंगे। मुझे तुम्हारा साथी साबू चाहिए। ना करने पर मैं तुम्हारे मकान को विस्फोट से उड़ा दूंगा। धमाका सिंह, साबू का काम है अपराधों को रोकना। वह तुम्हारा साथ कैसे दे सकता है? तो फिर अपने घर को ध्वस्त होता देख लो। मैं बटन दबाता हूं। धमाका सिंह बटन दबाता है। मैंने कई बार बटन दबाया मगर विस्फोट नहीं हुआ, क्योंकि रिमोट कंट्रोल का बैटरी सेल मेरे पास है। जब तुमने अंदर मुझे रिमोट कंट्रोल दिया था तब मैंने चुपके से सेल निकाल लिया था। लो, इसे दोबारा डाल दो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। रिमोट में सेल डालने के बाद मैंने सेल रिमोट कंट्रोल में फिट कर दिया है। अब इससे बम विस्फोट हो सकेगा, लेकिन करना नहीं। करूंगा। अबे क्या करता है? और धमाका सिंह ने जो ही बटन दबाया तो उसकी गाड़ी के चीथड़े उड़ गए। मेरी कार। मैंने कहा था ना कि मैं मुफ्त में कोई वस्तु नहीं लेता। मेरी पत्नी ने घर के पिछले दरवाजे से निकलकर चुपचाप मिनी टीवी तुम्हारी कार में रख दिया था। चाची! मुझे अफसोस है कि तुम्हें पैदल ही जाना पड़ेगा। आसमान में घनघोर बादल उमड़ आए थे। तेज आंधी तूफान में पेड़ उखड़ने लगे थे। जल्दी घर भागो। एक घर के अंदर। वीरा, आज आसमान में ऐसे भयभीत करने वाले बादल गरज रहे हैं जैसा पहले कभी नहीं। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया है। अचानक बिजली कड़की और आसमान में तैरते बवंडर को चीर दिया। एक लंबे अरसे से बंद राका बवंडर से बाहर निकल आया। ओह, कुछ राहत मिली, वरना मैं बवंडर में लट्टू की तरह घूमकर परेशान हो गया था। राका सीधा उसी मकान के छत पे आ गिरा। ओह, ये क्या? भागो! मकान के अंदर राका। मुझे भूख लगी है। राका खाने के बर्तन की तरफ हाथ बढ़ाता है। यहाँ दाल और रोटियां रखी है। रोटियां बासी और दाल बेस्वाद।
अगर मैं कई दिनों से भूखा ना होता तो इन्हें कीचड़ में फेंक देता। इधर वो बुजुर्ग दंपत्ति, लगता है हमारे मकान पर वज्रपात हुआ है। चलो पास से देखें, तूफान रुक गया है। अंदर एक डरावना आदमी हमारा खाना चट कर रहा है। क्या यह खाना तुमने पकाया है? हाँ। इतना घटिया, ये भुगतो इसकी सजा। राका एक अलमारी उन दोनों पर दे मारता है और फिर दुनिया वालों होशियार, राका आ गया है। तभी राका की नजर एक ट्रक पर पड़ती है। लाल कश्मीरी सेब, सूखी रोटी खाने से स्वाद बिगड़ गया था। इन सेबों से जायका अच्छा होगा। राका सेब खाने शुरू कर देता है। मीठे हैं। दीपा, लगता है कोई आवारा लड़का अपने ट्रक से सेब चुरा रहा है। बीरू, मैं नीचे उतरकर अभी उसका तिया पांचा कर देता हूं। नीचे उतरकर, बाप रे, छोकरा कहां? ये तो दैत्य है। राका का एक बार और दीपा का अंत हो जाता है। इधर बीरू, दीपा लौट कर नहीं आया, नीचे उतरकर देखूं। मेरे दीपा, तुझे किसने मारा? हाय हाय। अगर तुम्हें वह आदमी मिल जाए जिसने इसे मारा है तो तुम क्या करोगे? मैं उसका खून पी जाऊंगा। तो लो, जिसने तुम्हारे भाई को मारा था वह सामने खड़ा है, आगे बढ़ो। मेरा मतलब था। उसकी बात पूरी होने से पहले ही राका उस पर जानलेवा वार कर देता है। तो फिर मुझे अपना काम करने दो। पेट भर गया। अब मुझे जिस चीज की जरूरत है वह है नींद। कई सालों से मैं सोया नहीं। एक पेड़ की घनी छाया देखकर राका सो गया। पास ही मैदान में क्रिकेट मैच जारी था। बैट्समैन को सेंचुरी बनाने के लिए सिर्फ 6 रनों की जरूरत है। कुछ 99 के स्कोर पर भी आउट होते देखे गए हैं। बॉल की डिलीवरी पर बैट्समैन का जबरदस्त शॉट, छक्का, उसकी सेंचुरी पूरी हो गई। बॉल सीधी जाकर राका के मुंह पर गिरती है। इधर हमारी गेंद आई है। यह तो नहीं। यही है, मुझे दो। राका ने गेंद को मुट्ठी में बंद करके भींच दिया। लो। उसने हमारी गेंद के छोटे टुकड़े कर दिए। उसकी ये बेहूदगी। राका बिना रुके हमला शुरू कर देता है। तुम लोगों ने मेरी प्रिय नींद में दखल डाला, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। भागो! लेकिन वो खिलाड़ी भाग न सका। आओ! इधर चाचा चौधरी और साबू, भागो, मार डाला, बचो, बचो, मार डाला। साबू, यह है शोरगुल कैसा? क्यों भाई, तुम्हारे जिस्म पर खून? क्या दंगा फसाद हो गया है? उससे भी बदतर, कत्लेआम। एक विशाल दाढ़ी वाला आदमी क्रिकेट ग्राउंड में सबको काट फाड़ रहा है। विशाल दाढ़ी वाला कौन हो सकता है? राका? उसको हमने ऐसी जगह फेंका था जहां से निकलना मुश्किल है। लेकिन असंभव नहीं। चाचा चौधरी साबू को लेकर राका की दिशा में दौड़ जाते हैं। जो कत्लेआम हो रहा है उसे रोका जाना जरूरी है। साबू, आओ। थोड़ा आगे जाने पर, यह वही है। तुम आ गए। तुमसे मैंने पुराना हिसाब चुकाना है। तुम्हारे शरीर का खून पीने के लिए मेरी तलवार लपलपा रही है। राका, अभी भी वक्त है। तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैं तुम्हारे जुर्म माफ करवाने के लिए सिफारिश करूंगा। राका चाचा चौधरी पर हमला कर देता है। मेंढक, मेरा जवाब ये है। ओह! बदतमीज, मुझे तुम्हारी टांग तोड़नी होगी।
राका का साबू पर वार। उससे पहले मैं तुम्हें काट कर डिनर के लिए सलाद बना दूंगा। साबू हटकर वार कतरा गया और पलटकर दाया पैर राका की ठुड्डी पर जमा दिया। राका जमीन पर गिर पड़ा। तुम्हें उठाकर पिंजरे में डालना होगा। तभी पीछे से एक गैस के फव्वारे ने साबू के चेहरे को लपेट लिया। रुको, ये क्या करते हो? उस आदमी ने चाचा चौधरी पर भी फायर कर दिया। लगता है तुम उसके साथी हो। ओहो, धन्यवाद, तुम्हारी शक्ल पहचानी हुई लगती है। मैं जॉलन हूँ राका। कुछ साल पहले मेरे रासायनिक कारखाने के लिए तुम बंधुआ मजदूर सप्लाई करते थे। तब तुम्हारा आकार आम आदमी जितना था। ये दोनों बेहोश हो गए हैं। राका अपनी तलवार उन पर तान देता है। बेहोशी के हालत में ही दुश्मन को मार डालता हूँ। नहीं, रुको, उनके जिंदा रहने में फायदा है। ये दोनों मेरे कारखाने, जो कि समुद्र में दूर एक टापू बोनसाई पर है, उसमें काम करेंगे। उससे मुझे क्या लाभ होगा? बहुत। आज से तुम मेरे पार्टनर। मेरे कारखाने में बेहोश करने वाली गैस बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है। हम वह गैस शहर में फैलाकर उसके वासियों को बेहोश करेंगे और उन्हें लूट लेंगे। इस तरह एक एक करके सारे शहरों की दौलत हड़प लेंगे। राका मान जाता है। जोलन, मुझे तुम्हारा प्लान अच्छा लगा, लेकिन शहर की पुलिस के बारे में तुम्हें क्या कहना है? हमारी गैस के असर से वह भी बेहोश होंगे। अब इन्हें जल्दी ट्रक में डालो। जोलन का ट्रक समुद्र तट की ओर चल दिया। अगर हमारी योजना कामयाब रही तो थोड़े ही दिनों में हम दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति होंगे। इसमें कोई शक नहीं राका। दौलत के बाद हम विश्व की सरकारें हथियाएंगे। देखो, वे बंधुआ मजदूर कहीं होश में तो नहीं आ गए? नहीं, तुम्हारा रसायन देर तक असर करने वाला लगता है। तट पर चाचा चौधरी और साबू को जहाज में लादने के लिए क्रेन द्वारा उठाया गया। इन्हें जल्दी भारत से बाहर ले जाओ, कहीं कोई इन्हें पहचान न ले। जहाज पर। कैप्टन, जहाज रवाना करो। यस सर। समुद्र को चीरता हुआ जहाज जा रहा था। एक अज्ञात टापू पर होने के कारण हमारी गतिविधियों की जानकारी किसी को नहीं होगी। कुछ देर बाद वह देखो, बोनसाई द्वीप। काफी हरा भरा है जोलन। चाचा चौधरी और साबू को जब होश आया तो उन्होंने अपने आप को जंजीरों से बंधा पाया। तुम हमारे कैदी हो। हमारे हुक्म के मुताबिक तुम्हें काम करना होगा। याद रखना, मैं अनुशासन भंग होना पसंद नहीं करता। मेरे यहाँ सजाएं कड़ी हैं। बोनसाई टापू पर जोलन का रासायनिक कारखाना दिखाई दिया। काम न करने पर यहाँ हाथ काट दिए जाते हैं और अपमान करने पर जुबान। कारखाने के अंदर लाल पगड़ी वाला इस लेबोरेटरी में काम करेगा। लंबा आदमी काफी शक्तिशाली है। वह खनिज पदार्थ ढोएगा। बाहर बंधुआ मजदूर काम में लगे थे। लो, रसायन भर दिया है, इसे ले जाओ। क्यों, तुम यहाँ से बच निकलने की नहीं सोचते? आए, चुप। अगर उस गार्ड ने सुन लिया तो तुम्हें गोलियों से भून देगा। मौत से अच्छा है कि चुपचाप काम करते रहो। साबू रसायन लेकर चल देता है। गुलामी को इन्होंने अपना भाग्य मान लिया है, लेकिन यहाँ से बच निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। चाचा जी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, भूख लगी है। साबू,
यह तुम्हारा घर नहीं, जेल खाना है। यहाँ हमें उनकी मर्जी से खाना मिलेगा। काश 2 मिनट के लिए मेरे बंधन खोल दिए जाते। उधर जोलन और राका। मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता। हम दौलत इकट्ठी करने कब जाएंगे? हवाई जहाज में गैस भरी जा रही है। थोड़ी देर में हम अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। कुछ देर बाद राका और जोलन चल दिए। दोस्त, जहाज छोटा है, इसलिए मुझे तुम्हें बाहर बैठाना पड़ा। मैं यहाँ आराम से हूँ जोलन। आहा, सामने शहर दिखाई दे रहा है। यह इन लोगों का दुर्भाग्य है कि उनका कस्बा मेरे रास्ते में पहले पड़ा। इसमें मेरा क्या दोष? और ज्यों ही जोलन ने बटन दबाया, जहाज से गैस के बादल निकल पड़े। कस्बे के वासी बेखबर थे कि क्या होने वाला है। कुछ ही मिनटों में जो जहां था वहां अचेत हो गया। सारी हलचल ठहर गई। राका और जोलन। हमें रोकने वाला कोई नहीं। जितना चाहो ओवरड्राफ्ट ले लो। इतने सारे करेंसी नोट्स मैंने पहले कभी नहीं देखे। सब हमारे हैं। अभी मेरे थैले में जगह बाकी है। अभी हमने शहर की दूसरी जगहों को भी लूटना है। ऐसे खूबसूरत और कीमती जेवरात पाकर किसका दिल खुश नहीं होगा? सुनार जब जागेगा तो पछताएगा। सारे जेवर गायब मिलेंगे। हा 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 हा। लूट के बाद मैंने कभी 5 स्टार होटल में खाना नहीं खाया। आज भरपेट खाऊंगा बिना बिल दिए। राका, रुको। ये मूर्खता ना करना। जो ही तुमने खाने के लिए कवच हटाया, त्यों ही वातावरण में फैली गैस तुम्हें बेहोश कर देगी। अजीब मुसीबत है। सारा शहर हमारे कदमों में है और हम भूखे लौट रहे हैं। खाना हम जाकर बॉन्साई द्वीप पर खाएंगे। उधर जोलन की लेबोरेटरी में लंच ब्रेक। सिर्फ चावलों का पानी। जोलन खाने को सिर्फ इतना देता है कि हम उसका काम करने के लिए जिंदा रह सके। मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर नीला बासु हूँ। कुछ अर्से पहले अखबार में खबर आई थी कि तुम अचानक गायब हो गए। मेरा अपहरण किया गया था। जोलन लालची है। हवाई जहाज द्वारा गैस से वह शहर वासियों को बेहोश करता है और फिर उन्हें लूट लेता है। मैं मजबूर हूं। विरोध करने पर मौत मिलेगी। प्रोफेसर, अगर उसका हवाई जहाज नकारा कर दिया जाए तो जोलन को रोका जा सकता है। लेकिन यह काम करोगे कैसे चाचा चौधरी? बड़ा आसान तरीका है। मैं इस वक्त क्या कर रहा हूं? गुब्बारे में हवा भर रहे हो, तभी वो गुब्बारा फूट जाता है। इसी तरह अगर जहाज के टैंक में गैस ज्यादा भर दी जाए तो वह फटेगा। ऐसा करने से गैस चारों तरफ फैल जाएगी और टापू के सारे लोग बेहोश हो जाएंगे। उसका उपाय मेरे पास है। सिर्फ एक जंगली जानवर को मरना होगा। उसके बदले में हम सबको मुक्ति मिलेगी। इमारत की टाइट सिक्योरिटी का गार्ड जंगल की तरफ से आने वाली मुसीबत से बेखबर था। मुड़कर देखते ही उसका हाथ बंदूक पर पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जानवर ने शिकार को दबोच लिया। बचाओ! इधर साबू। रीछ उसे चीर फाड़ देगा। साबू रीछ को एक तरफ झटक देता है। दूर हट। लेकिन पशु खूंखार था। वह पलटा और अपने पंजे साबू की टांग में गाड़ दिए।
वह पीड़ा से कराह उठा। ओह! साबू आगे बढ़ा और जंजीर से रीछ को जकड़ लिया। कसाव के कारण जानवर का दम घुटने लगा और परिणाम स्वरूप उसने दम तोड़ दिया। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारे एहसान का बदला कैसे चुकाऊं? अगर तुम सचमुच हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो 2 दिन बाद तुम बीमार पड़ जाना और ड्यूटी पर मत आना, ऐसा ही होगा। साबू, रीछ को बाहर झाड़ी के पीछे डाल दो। मरे हुए जानवर को छोड़कर वह वापस चल दिए। तीसरे दिन, बड़ी बदबू फैली हुई है। श्रीमान, ये किसी मरे हुए जानवर के शरीर से आ रही है। इसी कारण सारे मजदूरों ने नाकों पर पट्टियां बांध ली है। हमने बड़े शहर को लूटने जाना है। गैस डालने वाला गार्ड कहाँ है? वह बीमार है। गैस मैं डाल दूंगा, आप हवाई जहाज में बैठिए। चाचा चौधरी बेहोशी लाने वाली गैस को भरने चल दिया। पाइप टैंक में डाल दिया है। अब हमें उड़ना है, लेकिन आज आपने घनी आबादी वाले शहर को लूटना है। ज्यादा गैस की जरूरत होगी। तुम ठीक कहते हो, और भरो। तभी प्लेन में धमाका होता है। हवाई जहाज फट गया, बेहोशी की गैस फैलेगी, भागो। रुको, मुझे गोली मारने का हुक्म है। लेकिन इससे पहले कि गार्ड बंदूक का घोड़ा दबाता, फैली गैस से वह चित हो गया। सारे मजदूर टापू से बाहर की तरफ को दौड़ लगा देते हैं। राका, सारे मजदूर भाग रहे हैं, उनको रोको। एक भी नहीं जाने पाएगा। और राका की तलवार उन पर बरस पड़ी। तभी पीछे से आकर साबू ने राका को दबोच लिया। ओह! ये क्या? साबू का एक जोरदार मुक्का। इधर चाचा चौधरी और जोलन। मेरा बना बनाया खेल इस लाल पगड़ी वाले के कारण खराब हुआ है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जोलन चाचा चौधरी पर वार कर देता है। यह देख साबू को गुस्सा आ जाता है। चूहे, तुमने चाचा जी पर पीछे से वार किया। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। लंबो, मैं तुझे भी मार डालूंगा। लेकिन जोलन के टेगर दबाने से पहले ही साबू उसे एक किक जड़ देता है। पहले इसका स्वाद चख। ओह! जोलन समुद्र में जा गिरा, जहां उसे एक मगरमच्छ ने दबोच लिया। ओह! मेरा पैर, बचाओ। इधर चाचा चौधरी। बड़ी पगड़ी बांधने का एक फायदा है कि सिर पर चोट नहीं लगती। सारे मजदूर जहाज पर सवार होने लगे। जहाज चाचा चौधरी, साबू और दूसरे लोगों को लिए चल दिया। चाचा जी, राका उस द्वीप पर बच गया है। साबू, चोट खाया हुआ सांप दुश्मन के पीछे आता है। इधर राका। बिना जोलन की मदद के मैं अकेला कारखाने में गैस नहीं बना सकता। मुख्य भूमि पर जाकर मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा। फिर चाचा चौधरी और साबू से बदला भी लेना है। खूंखार डाकू यह सोचकर समुद्र में कूद गया। इधर चाचा चौधरी। हम सुरक्षित भारत आ गए। सारे लोगों से विश्राम करने को कहा जाए। प्रोफेसर नीला बासु, विश्राम की घड़ी अभी नहीं आई। राका हमारी खोज में आता होगा, उसके लिए व्यूह रचना है। साबू, तुम एक गहरी खाई खोदो, फिर सारे मजदूर उसमें कोयला डालेंगे। साबू अपने काम में जुट जाता है। एक लंबी खाई खोदनी है, समय कम है, जल्दी हाथ चलाना चाहिए। और मजदूर उसमें कोयला डालने लगते हैं।
यह लाल पगड़ी वाला भी अजीब आदमी है। लोग जमीन से कोयला निकलवाते हैं, वह जमीन में डलवा रहा है। फिर भी उसी के कारण हम वीरान टापू से बचकर आ सके। चाचा चौधरी कोयले में आग लगा देते हैं। खाई में कोयला सुलग गया। क्या कुछ पकाने का इरादा है? ऐसा ही समझ लो। खाई के चारों तरफ मेड़ लगाई जाए। समुद्र में एक स्टीमर। बालन, इस बार काफी मछलियां जाल में फंसी। मार्केट में अच्छे दाम मिलेंगे। हम नए कपड़े और खाने का सामान खरीदेंगे। तभी ओह, अचानक पानी के अंदर से यह कौन निकल आया? समुद्री दानव। राका बोट पर चढ़ जाता है। दानव अब तुम्हें समुद्र में धकेलता है। हा 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 हा। आओ, ओहो। स्टीमर मिलने से राका मुख्य भूमि की तरफ तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही देर में वह भारत पहुंच गया। राका यहाँ पहुंच गया। अब क्या होगा? चाचा चौधरी, भगोड़े मजदूरों को मेरे हवाले कर दो ताकि मैं उनको सजा दे सकूं। राका, तुम उनको खरोच भी नहीं लगा सकते। चारों तरफ लगी मेड़ हमारी रक्षा करेगी। मेरे हुक्म की अवहेलना, अपनी तलवार से मैं तुम सबको काट फेंकूंगा। राका तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। एक मामूली नाजुक मेड़ राका के तूफान को नहीं रोक सकती। मैं आ रहा हूँ। चील कौवों को तुम्हारे मांस की जरूरत है। माचिस की तीलियों की तरह राका ने मेड़ को बिखेर डाला। लेकिन उसके बाद मेड़ की आड़ में सुलगते हुए अंगारों पर उसका पैर पड़ा और वह गिर पड़ा और आग की लपटों में आ गया। परिणाम स्वरूप उसकी चमड़ी, बाल और कपड़े जल गए। लेकिन वह मर नहीं सकता क्योंकि उसने वैद्यराज चक्रमाचार्य की अद्भुत दवाई पी रखी है। जिसे तोप और तलवार नहीं मार सकती, वह शर्म से मरता है। वह काफी दिनों तक किसी के सामने नहीं आएगा। चाचा चौधरी, बिना कपड़ों के उसे कोई देख न ले, इसलिए राका जाकर घने जंगल में छुप गया। सारा बदन दर्द कर रहा है, लेकिन रात होने तक मुझे यही रहना चाहिए। रात होने पर क्लिनिक से घर लौटने में तुमने देर कर दी। खाना ठंडा हो गया है। आज मरीज ज्यादा थे। बस 24 घंटे तुम्हें दवाई और बीमारी ही सूझती है। रोगियों के दुख दूर करने के लिए ही मैंने डॉक्टरी का पेशा अपनाया। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? कोई इलाज के लिए आया होगा। खाना भी नहीं खाने देते। दरवाजा मैं खोलता हूँ। दरवाजा खोलने पर डॉक्टर, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे जख्मों पर मरहम लगाओ। अगर तुम मुझे मार दोगे तो बिना इलाज के रह जाओगे। मैं तुम्हें मरहम लगाऊंगा क्योंकि यह एक डॉक्टर का फर्ज है। इलाज कराना चाहते हो और धोस देते हो। इधर आकर बैठो। डॉक्टर अपना काम शुरू कर देता है। तुम्हारा शरीर 90% जल गया है। मुझे हैरानी है तुम अभी तक जिंदा हो। क्योंकि मौत मुझे जीत नहीं सकती। मेरे जले हुए जख्म ऐसे दर्द कर रहे हैं जैसे एक साथ दर्जनों तलवारें मेरे शरीर में चुभो दी गई हो। मैं तुम्हें सोने की दवाई दूंगा। जब तक तुम्हारे जख्म नहीं बढ़ जाते तुम यहाँ रह सकते हो। कुछ दिनों के बाद तुम्हारे बाल बढ़ गए हैं। नाई को बुलाता हूँ। नहीं, मैं शेव नहीं बनाता। कुछ और दिन बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। राका वहां से चल देता है। कहाँ चल दिए? कत्ल और लूटपाट करने। रुको, तुम्हें ऐसे कामों से बाज आना चाहिए। डॉक्टर, अगर तुमने मेरा इलाज ना किया होता
तो ऐसे बोलने पर मैं तुम्हें कत्ल कर देता। जाओ, कुछ दिन और जी लो। शहर के एक हिस्से में डाकू बॉब। ओह, पुलिस मेरे पीछे लगी है, मुझे कार की स्पीड बढ़ानी चाहिए। वह हमेशा पुलिस को चकमा दे जाता है। इस बार मैं बॉब को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। सत्यानाश, आगे रास्ता बंद है। सर, आज तो हमारे हाथ एक बहुत बड़ा अपराधी लगा है, सबको तरक्की मिलेगी। वह बॉब को पकड़ लेते हैं। चलो, इसके खिलाफ 2 दर्जन अपहरण और कत्ल के मामले हैं। तभी अचानक आह, आओ, गोलियां उस पर बेअसर है। हमें लगता था कि इस बार हम नहीं बच सकेगा। तुमने हमको बचाया, हम तुम्हारे एहसान से दब गया। मैंने उन्हें इसलिए मारा कि पुलिस से मुझे नफरत है। पुलिस हमारा भी दुश्मन, क्यों नहीं हम दोनों मिलकर काम करता। मैं बड़े बड़े बैंक लूटता हूँ, तुम जैसे मामूली चोर के साथ मैं नहीं मिल सकता। हम ऐसा तरीका बताएगा कि बैंक अपने आप तुम्हारे पास आएगा। अच्छा, हाँ, हर रोज अमेरिकन एम्बेसडर का वाइफ मैडम कलोरा लॉन टेनिस देखने जाता है। यदि तुम उसका अपहरण कर लो तो उसके बदले में जो रकम मांगेगा मिलेगा, फॉरेन करेंसी में। मुझे मंजूर है। टेनिस कोर्ट पर। लवली शॉट। टेनिस कोर्ट के बाहर। राका, देखो मैडम कलोरा। ड्राइवर, चलो। हु आर यू? राका मैडम कलोरा को उठाकर एक तरफ चल देता है। हेल्प, हेल्प। दूसरे दिन पुलिस हेडक्वार्टर्स में डाकू राका ने यह चिट्ठी भेजी है। 2 दिन में $40 लाख मांगे हैं, नहीं तो वह एम्बेसडर की वाइफ को मार देगा। जहां वह छुपा है उस इमारत को घेर लेना चाहिए। अखबारों ने उसे प्रथम पृष्ठ पर छापा। एम्बेसडर की पत्नी का अपहरण, 2 दिन में $40 लाख मांगे। सेंट्रल कैबिनेट ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई। दूसरे देश के राजदूत और उसके परिवार की सुरक्षा का दायित्व हमारे ऊपर है। अगर मैडम कलोरा को कुछ हो गया तो विश्व में हमारी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। मैं समझता हूँ इस समस्या को सिर्फ एक आदमी सुलझा सकता है, चाचा चौधरी। ये काम उसे सौंप देना चाहिए। ज्यों-ज्यों अंतिम घड़ी करीब आ रही थी, अमेरिका के राजदूत की धड़कन बढ़ती जाती थी। इधर बॉब के अड्डे पर। लेट मी गो। बॉब, यह क्या बोलती है? मुझे जाने दो। तुम्हारी रिहाई रकम आने पर होगी। और पुलिस का स्पेशल दस्ता वहां आ पहुंचा, जहां राका ने कलोरा को कैद कर रखा था। इमारत को चारों तरफ से घेर लो, कोई भी बाहर न जाने पाए। इमारत के अंदर। पुलिस इंस्पेक्टर, अगर तुम्हारी तरफ से एक भी गोली चली तो इस औरत की मौत के जिम्मेदार तुम होगे। अगर उस महिला को तुमने मारा तो मैं तुमको फांसी पर लटका दूंगा। राका को मारने वाला अभी तक कोई फांसी का फंदा नहीं बना। इंस्पेक्टर आगे बढ़ने का निर्णय लेता है। आगे बढ़ो। तभी चाचा चौधरी वहां आ जाते हैं। इंस्पेक्टर, रुको, यहां ताकत मत बरतना। चाचा चौधरी, और दूसरा कोई चारा नहीं, नाजुक स्थिति को समझो। बंदी महिला दूसरे देश की नागरिक है, उसे सही सलामत लौटाना जरूरी है। जैसा तुम कहो। हमारा जीत हुआ, पुलिस वापस जा रहा है। वह फिरौती भी लाएंगे। हा 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 हा। चाचा चौधरी और राका, रकम संभालो और उस महिला को छोड़ो। सियार, यह तुम्हारी कोई चालाकी तो नहीं? मुझे डॉलर दिखाओ। बॉक्स खोलने पर देखो, दरवाजा खुलता है। चाचा चौधरी, अपना बोझ हल्का करो, बॉक्स मेरे हवाले कर दो। बॉक्स राका को देने के बाद, मैडम कम, यू आर अ फ्री पर्सन। इधर राका और बॉब। बॉब,
तुमने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। बैंक हमारे पास खुद चल कर आ गया। 40 लाख डॉलर से भरा बॉक्स। हमारा आधा हिस्सा निकाल कर इधर दो। आधा हिस्सा? अपहरण का सारा प्लान हमने बनाया, तुम अकेला कुछ नहीं कर सकता था। डॉलर देता है या नहीं? बॉब रिवॉल्वर राका पर तान देता है। देता हूं, ये लो। राका की एक जोरदार किक से बॉब दीवार तोड़ता हुआ बाहर जा गिरता है और बॉब दोबारा ना उठ सका। आप सारे 40 लाख मेरे हैं, इन्हें निकाल कर अपनी जेबें भर लूं। तभी बॉक्स में से रॉकेट जंप लगाता है। राका चौंक कर जमीन पर गिर पड़ता है। धोखा! डॉलरों के नीचे कुत्ता छुपा था। चाचा चौधरी, वह दोनों ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। राका बाहर निकल आता है। चाचा चौधरी, तुम दोनों की मौत को तुमने खुद बुलाया है। साबू, राका, उन दोनों को छूने से पहले तुम्हें मुझ पर विजय पानी होगी। मोटे बैल, अच्छा हुआ कि तुम उस वक्त आए जब मेरा गुस्सा चरम सीमा पर है। पहले मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। साबू राका को उठाकर पटक देता है। थोथा चना बाजे घना। आओ! राका जमीन पर गिर पड़ता है। राका, तुम्हारी तलवार टूट गई, बेचारी। मेरे बाजुओं में हाथी की ताकत है। राका का एक जोरदार मुक्का। ओह! लेकिन जब राका दोबारा आगे बढ़ा तो साबू ने उसे उठा लिया। मुझे नीचे उतारो। जुपिटर वासी ने राका को जमीन पर दे मारा। आओ! मेरी हड्डियां कड़क गई। साबू, इसे रस्से से बांध दो। साबू ने राका को रस्सी से बांध दिया। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। चाचा चौधरी भागकर हाईवे पर गया। चाचा जी, किसका इंतजार है? गजबान, कुछ माल बंदरगाह पहुंचाना है। बाप रे, ये माल लादना है? मैं तो समझा था कुछ एक्सपोर्ट का माल है। इसे भी विदेश जाना है। चाचा चौधरी और मैडम कलोरा। मैडम, यू कैन टेक द कार एंड गो होम। थैंक यू चाचा चौधरी। ट्रक राका को लादकर बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया। बंदरगाह पहुंचकर, साबू, यह जहाज सरकार ने हमारी यात्रा के लिए दिया है, उस पर राका को डाल दो। जहाज उनको लिए रवाना हो जाता है। एक बार मेरे हाथ पैर खुल जाए तो मैं तुम दोनों को समुद्र में फेंक दूंगा। चाचा जी, हम कहाँ जा रहे हैं? राका जहां भी आबादी वाली जगह में रहेगा वह वहां के लोगों के लिए खतरा बना रहेगा, इसलिए उसे ऐसी जगह ले जाकर छोड़ना है जहां ना आदमी हो ना घास। उत्तरी ध्रुव। जहाज कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन, साबू, राका को उतारो, उत्तरी ध्रुव आ गया है। साबू राका को वहां ला पटकता है। कमबख्तो, मेरे लिए कोई कंबल या रजाई तो छोड़ जाओ। यहाँ तुम पिकनिक पर नहीं आए हो। राका के ऊपर बर्फ गिरती रही और वहां एक बर्फ का टीला बन गया। चाचा चौधरी और साबू को लिए जहाज वापस आ गया। साबू, अपने देश लौटने पर कितना सुखमय लगता है।